नमस्कार, हरिभूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज 24 अगस्त 2025 को भाद्रपद शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है। राहु काल 5:10 से 6:47 तक रहेगा। हरियाणा में आज मौसम में कई जिलों में बारिश की प्रबल संभावना है। अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख हेडलाइंस पर। भारत में बनेगा 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा। फ्रांस की कंपनी के साथ करार। सीआईएसएफ ने दूसरे दिन भी संसद भवन के पास पकड़ा संदिग्ध, सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठे। अनिल अंबानी के घर सीबीआई का छापा, एसबीआई लोन फ्रॉड मामले में बड़ी मुश्किलें। कर्नाटक के कांग्रेस विधायक केसी वीरेंद्र को ईडी ने सिक्किम से किया गिरफ्तार, 12 करोड़ कैश और 6 करोड़ की ज्वेलरी बरामद। आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू देश के सबसे अमीर मुख्यमंत्री, ममता बनर्जी के पास सबसे कम संपत्ति। उत्तराखंड के धराली में बादल फटा, बाढ़ी तबाही, कई घर और दुकानों में भरा मलबा, एक की मौत, रेस्क्यू के लिए पहुंची आर्मी। पटना में गंगा स्नान के लिए जा रहे श्रद्धालुओं के ऑटो को ट्रक ने कुचला, 8 की मौत, 5 गंभीर रूप से घायल। ओडिशा के सरकारी स्कूल में 8वीं की छात्रा रात भर क्लासरूम में रही बंद, हेडमास्टर सस्पेंड। मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी को गाजीपुर जेल से कासगंज किया गया शिफ्ट। भारत अमेरिका में कट्टी नहीं, विदेश मंत्री जयशंकर बोले, जिन्हें दिक्कत है वे न खरीदे रूस से तेल। अमेरिका भारत टैरिफ विवाद का दिखने लगा असर। भारत ने 25 अगस्त से अमेरिका के लिए रोकी अपनी अधिकांश डाक सेवाएं। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं भारत की 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान की। भारत अब रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाने जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने घोषणा की है कि भारत फ्रांस की एरोस्पेस कंपनी के सन फ्रांस के साथ मिलकर 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान बनाएगा। इस साझेदारी के तहत विमान के इंजन का निर्माण भी मेक इन इंडिया की पहल के तहत देश में ही होगा। रक्षा मंत्री ने कहा कि ये कदम भारत की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करेगा। उन्होंने तेजस लड़ाकू विमान को मेक इन इंडिया का एक बड़ा उदाहरण बताया और कहा कि सरकार ने भारत में पूरी क्षमता के साथ लड़ाकू विमान बनाने का संकल्प लिया है। इस परियोजना से देश की रक्षा ताकत में महत्वपूर्ण वृद्धि होगी और ये भारत की बड़ी आर्थिक शक्ति का प्रमाण है। अगली खबर संसद की सुरक्षा की। देश की संसद के बाहर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एक बार फिर से चिंता बढ़ गई है। लगातार दूसरे दिन केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने संसद भवन के पास एक संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ा है। शनिवार को यह घटना रेल भवन के पास हुई, जब सीआईएसएफ के जवानों ने एक व्यक्ति को संदिग्ध हरकतों के कारण हिरासत में ले लिया। पूछताछ के दौरान वो संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया, जिसके बाद उसे दिल्ली पुलिस को सौंप दिया गया। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि पुलिस संदिग्ध से पूछताछ कर रही है और उसके दस्तावेजों की जांच की जा रही है। गौरतलब है कि शुक्रवार को भी एक व्यक्ति को संसद की दीवार फांदने की कोशिश करते हुए पकड़ा गया था। इस घटनाओं ने संसद की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब खबर उद्योगपति अनिल अंबानी की। उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही है। सीबीआई ने शनिवार को मुंबई में उनके आवास पर छापा मारा। ये कार्रवाई एसबीआई द्वारा दर्ज की गई 2000 करोड़ रुपए की अधिक के लोन फ्रॉड के मामले से जुड़ी हुई है। सीबीआई अधिकारियों ने छापे की पुष्टि की है। ये पहली बार नहीं है जब अनिल अंबानी जांच के घेरे में आए हैं। हाल ही में परिवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने 17,000 करोड़ रुपए के एक अन्य बैंक धोखाधड़ी मामले में उनसे पूछताछ की थी। इस मामले में ईडी ने उनके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया था, जिससे उन्हें बिना अनुमति के देश छोड़ने से रोका गया था। सीबीआई की ये ताजा कार्रवाई उनके खिलाफ चल रही जांच को और भी मजबूत करती है। अब बात करते हैं कर्नाटक की, जहां कांग्रेस विधायक केसी वीरेंद्र को ईडी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया है। वीरेंद्र को सिक्किम से गिरफ्तार किया गया है। उन पर अवैध ऑनलाइन और ऑफलाइन सट्टेबाजी में शामिल होने का आरोप है। वीरेंद्र की गिरफ्तारी से पहले ईडी ने शुक्रवार को उनके ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस दौरान जांच एजेंसियों को 12 करोड़ रुपए नकद, 6 करोड़ रुपए की सोने की ज्वेलरी और 1 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा मिली थी। इसके अलावा उनकी 4 लग्जरी गाड़ियां भी जब्त की गई है। बताया गया है कि वीरेंद्र गोवा में 5 कैसीनो का मालिक है, जिनमें पप्पी कैसीनो भी शामिल है। पिछले 8 दिनों में ये दूसरे कांग्रेस विधायक हैं जिन पर ईडी का शिकंजा कसा है, जो कर्नाटक में कांग्रेस के लिए
बड़ी परेशानी खड़ी कर सकता है। अब बात कर रहे हैं देश के सबसे अमीर और सबसे कम संपत्ति वाले मुख्यमंत्रियों की। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू देश के सबसे अमीर मुख्यमंत्री बन गए हैं, जिनके पास 931 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति है, जो देश के 30 मुख्यमंत्रियों की कुल संपत्ति का लगभग 57% है। उनकी संपत्ति में 810 करोड़ रुपए की चल और 121 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति शामिल है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पास सबसे कम संपत्ति है, जो सिर्फ 15,38,000 रुपए है। वहीं अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू 332 करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ दूसरे सबसे अमीर मुख्यमंत्री है, लेकिन उन पर 180 करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज भी है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया 51 करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ तीसरे स्थान पर है। रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि 30 में से 12 मुख्यमंत्रियों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें से 10 पर गंभीर आरोप हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी पर सबसे ज्यादा 89 मामले दर्ज हैं। ये रिपोर्ट ऐसे समय आई है जब सरकार गंभीर आपराधिक आरोपों में मंत्रियों को पद के लिए अयोग्य मानने वाले बिल को लेकर आई है। अगली खबर उत्तराखंड से। यहाँ चमोली जिले के धराली में शुक्रवार देर रात बादल फटने से भारी तबाही मच गई। ये घटना रात 1 से 2 के बीच हुई, जिससे 2 गांव सांगवाड़ा और चेपड़ों में भारी नुकसान हुआ है। मलबे में दबने से एक लड़की की मौत हो गई है, जबकि एक व्यक्ति अभी भी लापता है। जिलाधिकारी संदीप तिवारी के अनुसार लगभग 70 से 80 घरों में 2 फीट तक मलबा भर गया और कई दुकानों व बाजार भी तबाह हो गए। इस आपदा के बाद धराली को जोड़ने वाला कर्णप्रयाग ग्वालदम नेशनल हाईवे भी बंद हो गया है, जिससे बचाव कार्य में बाधा आ रही है। राहत और बचाव कार्य के लिए भारतीय सेना की टुकड़ी मौके पर पहुंच गई है। ये पिछले 18 दिनों में राज्य में बादल फटने की दूसरी बड़ी घटना है। अगली खबर बिहार की राजधानी पटना में भीषण सड़क हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई है। धनियावा हिल्सा स्टेट हाईवे पर सिंगरिया स्टेशन के पास तेज रफ्तार हाईवा ट्रक ने ऑटो को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में 7 महिलाओं और 1 पुरुष की मौत हो गई, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा इतना भयानक था कि ऑटो के परखच्चे उड़ गए। सभी मृतक नालंदा जिले के मालवा गांव के रहने वाले थे और गंगा स्नान के लिए फहुता जा रहे थे। घायलों को इलाज के लिए पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। स्थानीय लोगों में इस घटना को लेकर काफी गुस्सा है। अब खबर ओडिशा से। यहाँ केओंझर जिले के सरकारी स्कूल की घोर लापरवाही से दूसरी कक्षा की 8 वर्षीय छात्रा गलती से रात भर क्लासरूम में बंद रह गई। ये घटना तब हुई जब कक्षा 8 के छात्रों ने शाम 4 बजे स्कूल बंद किया और सो रही इस बच्ची को देख नहीं पाए। रात भर बाहर निकलने की कोशिश में उसका सिर खिड़की में लोहे की राड में फंस गया। सुबह ग्रामीणों ने बच्ची को फंसा हुआ पाया, उसे बाहर निकालकर अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी हालत अब स्थिर है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों में भारी गुस्सा है। जिला प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई कर स्कूल के हेडमास्टर गोहेर हरि महंत को निलंबित कर विस्तृत जांच के आदेश दिए हैं। अब खबर अपराध जगत की। गैंगस्टर से नेता बनने मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी को गाजीपुर जेल के कासगंज जिला जेल से शिफ्ट कर दिया गया है। उमर को 3 अगस्त को लखनऊ से गिरफ्तार किया गया था। ये गिरफ्तारी उन पर लगे एक गंभीर आरोप के कारण हुई थी, जिसमें उन्होंने अदालत में फर्जी दस्तावेज पेश किए थे। पुलिस के अनुसार उमर के अपने पिता मुख्तार अंसारी की जब्त की गई संपत्ति को छुड़ाने के लिए अदालत में जो अर्जी दायर की थी, उसमें फर्जी दस्तावेज लगाए गए थे। जांच में यह भी पता चला है कि उन दस्तावेजों में उनकी मां आसफा अंसारी को जाली हस्ताक्षर थे। इस मामले में आसफा भी आरोपी है और फरार चल रहे हैं। पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। उमर का जेल में बदला जाना प्रशासन की तरफ से मुख्तार अंसारी के परिवार पर बढ़ते दबाव का संकेत है। अब बात करते हैं भारत, अमेरिका और रूस के संबंधों की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने स्पष्ट किया है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार को लेकर कोई मनमुटाव नहीं है और बातचीत जारी है। उन्होंने कहा कि भारत अपने किसानों और छोटे उत्पादकों के हितों को ध्यान में रखकर ही कोई बड़ा फैसला लेगा। रूसी तेल खरीदने के मुद्दे पर जयशंकर ने कहा कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए ही निर्णय लेगा। उन्होंने उन देशों पर तंज कसा जिन्हें भारत द्वारा रूसी तेल बेचने से दिक्कत है। उन्होंने कहा कि अगर किसी देश को भारत से तेल खरीदने में समस्या है तो वो इससे ना खरीदें। भारत किसी को मजबूर नहीं कर सकता। जयशंकर ने यह भी साफ किया कि भारत पाकिस्तान के साथ अपने संबंधों में
किसी भी तरह की मध्यस्थता स्वीकार नहीं करेगा। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के दावों को खारिज करते हुए कहा कि भारत पाकिस्तान के बीच कोई समझौता उनकी वजह से नहीं हुआ था। आखिर में बात करते हैं टैरिफ विवाद के असर की। भारत और अमेरिका के बीच बढ़ते टैरिफ विवाद का असर अब डाक सेवाओं पर भी दिखने लगा है। भारत सरकार ने 25 अगस्त से अमेरिका के लिए अपनी अधिकांश डाक सेवाओं को अस्थायी रूप से रोक दिया है। ये फैसला अमेरिकी सरकार द्वारा $800 तक के आयातित सामानों पर टैरिफ छूट को वापस लेने के बाद लिया गया है, जो 29 अगस्त से लागू होगा। अमेरिकी सीमा शुल्क और सीमा सुरक्षा द्वारा जारी किए गए नए दिशा निर्देशों के कारण एयरलाइंस ने परिचालन संबंधी तैयारियों की कमी का हवाला देते हुए 25 अगस्त के बाद डाक खेप स्वीकार करने में असमर्थता जताई है। इस तकनीकी और प्रशासनिक समस्या के चलते भारतीय डाक विभाग ने ये कदम उठाया है। हालांकि $100 तक की वस्तुओं को अभी भी भेजा जा सकता है। जिन ग्राहकों ने पहले से बुकिंग कराई थी वे रिफंड के लिए आवेदन कर सकते हैं। डाक विभाग का कहना है कि वे जल्द से जल्द सेवाओं को सामान्य करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हरिभूमि टीवी। और अधिक खबरों को विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़ें या हरिभूमि की वेबसाइट पर जाएं।